हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कल्स पे, जिसका केवल एक ही उद्देश्य है, आपको आपकी मंजिलों तक पहुंचाना। तो चलिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के 20 MCQs। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है, नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चल रहा है ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो खत्म हो चुका है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, जिसके की 20 MCQs की जो वीडियो थी वो पिछले वाली वीडियो में थी। 20 MCQs बताए थे, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। जितने भी चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए गए थे और आपको एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में बताया गया था। जिन्होंने ना देखा हो जाके पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और उसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो दूसरी तरीके का क्वेश्चन बनता है, दैट इज कॉल्ड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा? असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, वही स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला, जिसमें ए सही है तो बी सही है कि दोनों सही है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो यहां से स्टार्ट किया जाता है आज के सेशन में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, और देखते हैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। और मैंने जैसा कि हमेशा कहा है, आज मैं फिर एक बार आपको बता दूं, इन क्वेश्चंस को आप तभी लगा सकते हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को, कब? जब आपके चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। अगर चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं होगा चैप्टर में है क्या। जब चैप्टर में है क्या यही नहीं पता है, तो क्या स्टेटमेंट क्या कंक्लूजन, ना हमको ये आता है ना वो आता है, तब यह भूल जाना। चैप्टर का अच्छा सा कॉन्सेप्ट पता है तभी आप इसे लगा पाओगे, तभी आप सही आंसर बता पाओगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं। यह है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखा है, नॉट अ फर्म। इस बात को जरूर ध्यान देना, डिसोल्यूशन देखते ही बच्चे अक्सर यहां पे गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं ये सीधे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है। नहीं, यहां पे क्या लिखा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ है, मतलब यहां पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, ना कि डिसोल्यूशन हुआ है। ठीक, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है पार्टनरशिप का, ना कि पार्टनरशिप फिल्म का डिसोल्यूशन हुआ है। इस लाइन को जरूर ध्यान देना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म लिखा है। चलो, यहां पे बात की गई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिफर्स टू चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर। एकदम सही असर्शन है, एकदम सही स्टेटमेंट है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है वो कब होता है? जब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कोई चेंज होता है, जब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड में कोई चेंज होता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म नहीं, पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये तो एकदम सही निकला। आइए इसका रीजन देखते हैं। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक इसी से रिलेटेड चीज को ये बोल रहा है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहां पे भी बात की गई थी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की। द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस एंड बुक ऑफ अकाउंट नीड नॉट टू बी क्लोज्ड। ये भी एकदम सही है भैया। जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो क्या कोई फर्म बंद हो जाती है क्या? यहां पे क्या फर्म नहीं बंद होती, फर्म उसी तरीके से अपना बिजनेस आगे बढ़ाती है, फर्म उसी तरीके से चलती रहती है, और बुक्स ऑफ अकाउंट भी हमेशा के लिए बंद नहीं होती, बुक्स भी जो है चलती रहती है फर्म के साथ साथ, तो बुक्स को भी बंद करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो ये भी सही, ये भी सही, दोनों सही। अब ये बताओ, क्या ये इसका सही रीजन है? तो मैंने क्या बताया था कि अगर जो भी एलिमेंट की बात यहां की गई, जिस भी पॉइंट की बात की गई है, अगर उसी से रिलेटेड पॉइंट की बात यहां की जाती है और दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, तो हमेशा आप टिक किस पे लगाएंगे? हमेशा लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए पे। ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्टली एक्सप्लेन ए। कि ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है। ओके, समझ में आया? समझ में आया? अब कोई दिक्कत? तो असर्शन बेस्ड रीजन क्वेश्चंस जो भी आएंगे उनको कैसे करना ये समझ में आ चुका होगा। ये तभी लगा पाओगे जब क्या अच्छा होगा? कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, और कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे नहीं भाई, 2 दिन बाद 12th का एग्जामिनेशन है, सोचो
दो दिन बाद सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन उसी सब्जेक्ट का है, अकाउंटेंसी का। तो उम्मीद तो यही है और आपसे आशा भी है कि आपके सभी कॉन्सेप्ट अब तक अच्छे हो चुके होंगे। साल भर आपने खूब मेहनत की होगी, जो 3 घंटे में जाके दिखाओगे। आपकी साल भर की मेहनत सिर्फ 3 घंटे में दिखेगी। अब देखिए, कई बच्चे तो अभी से ही डर रहे होंगे, सच क्या होगा अकाउंट्स में। कई बच्चों ने तो अपना ऑप्शन चुन लिया होगा, जाने दो यार, ऑप्शनल तो है, अकाउंट्स में फेल हो जाएंगे, ऑप्शनल से पास हो जाएंगे ना। तो ऐसी कुछ कंडीशंस है, तो थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए। अकाउंट्स इतनी टफ नहीं जितना आप समझते हैं, बस सोचने का नजरिया है कि अकाउंट्स टफ है। मैथ वाले बच्चों को मैथ टफ लगती है, कॉमर्स वालों को अकाउंट्स टफ लगती है, पीसीबी वालों को बायोलॉजी टफ लगती है। तो ये एक बन चुका है, एक माइंड में बैठ चुका है कि ये टफ है। नहीं बेटा, टफ नहीं है, आसान है। थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट पढ़ लो, आसान है। चैप्टर है क्या, बोल क्या है, किस चीज के बारे में वो बताया है, बस इतनी सी बात जान लो। कभी भी कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता, बस उसे समझना होता है, उसे समझना होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। चलो यहां पे देखो, इसके पहले क्या कहा था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन यहां क्या बोल दिया, पार्टनरशिप फर्म। दोनों क्वेश्चन में दो अलग अलग बातें आई। जस्ट इसके पहले बोला था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहां पे बोल दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब अब यहां पे पूरी फर्म बंद हो जाएगी। अब ये पूरी फर्म क्या हो गई, बंद हो गई। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लायबिलिटी होती है। इज फर्स्ट ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड देन पेड ऑफ। याद कीजिए, पहली वीडियो इसकी जाके देखिएगा, जो इस यूनिट 4 की पहली वीडियो थी, जो कॉन्सेप्ट वाली आई होगी, उसमें मैंने रियलाइजेशन का टोटल कॉन्सेप्ट बताया था। टोटल कॉन्सेप्ट बताया था कि सबसे पहले बैलेंस शीट से किन किन चीजों को छोड़ा जाता है जो रियलाइजेशन में नहीं जाते, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिक्टिटियस एसेट्स, कैपिटल, कैश, जनरल रिजर्व, इन प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी चीज को छोड़ा जाता है। ये सभी चीजें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ये कभी भी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती। इनके अलावा जितनी एसेट थी, सबसे पहले वो ट्रांसफर होती कहां, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। एसेट कहां ट्रांसफर होती है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। और लायबिलिटी कहां ट्रांसफर होती है, इसके क्रेडिट साइड में। तो ये बताओ क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, और ये सबसे पहले कहां ट्रांसफर होगी, क्रेडिट साइड में। जिन्होंने भी ना देखा हो जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे से सिखाया गया है। एक एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया है, बताया गया है क्या चीज कहां जाएगी, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो देखना मत भूलिएगा। आगे देखो, इसके बाद जब ये क्रेडिट साइड में जाता है, फिर मैंने क्या समझाया था, अगर लायबिलिटी के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी है तब तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन पेड होगी, नहीं दिए तो भी पेड होगी, तब ये फुल अमाउंट पेड ऑफ हो जाएगा। तो उसके बाद देखो क्या किया था, देन पेड ऑफ। पहले इसे क्रेडिट साइड में डालते हैं तब ये पेड ऑफ होती है, मतलब ये स्टेटमेंट एकदम सही है। आइए इसका रीजन देखते हैं। देखो बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट, अब यहां पे बात ध्यान से देखना, ये भी था बैंक ओवरड्राफ्ट, ऊपर भी किसकी बात की गई थी, लायबिलिटी के कौन से आइटम की, बैंक ओवरड्राफ्ट की। और इसके रीजन में भी किसकी बात की जा रही है, उसी लायबिलिटी के आइटम बैंक ओवरड्राफ्ट की। मतलब कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से क्या है, ये रिलेटेड है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी ही तो होती है, एंड हेंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एकदम सही है, क्योंकि आपको पता है जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती है, जो आउटसाइडर लायबिलिटीज होती है, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है, ये तीनों एक ही होती है। ठीक है, तो ये कहां ट्रांसफर होती है, यही हमेशा रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती है। जो इंटरनल लायबिलिटी होती है, शेयर होल्डर फंड होते हैं, वो कभी भी रियलाइजेशन में नहीं जाते, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो रियलाइजेशन में कौन सी लायबिलिटी जाती है, आउटसाइडर लायबिलिटी जाती है। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या था, ये तो आउटसाइडर लायबिलिटी थी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी थी। कौन सी हेडिंग में आती है, करंट लायबिलिटी की हेडिंग में आती है। आती है कि नहीं आती, तो ये बताओ, ये जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती है वो कहां जाती है, ये रियलाइजेशन में जाती है कि नहीं जाती, सही है कि नहीं सही है, सर एकदम सही है। फिर वही बात, दोनों सही हो गया, तो क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तो मैंने क्या देखना सिखाया है, इसमें जिस चीज की बात कही गई, क्या वो एलिमेंट असर्शन में था कि नहीं था। यहां पे बात की गई थी बैंक ओवरड्राफ्ट को, ये एलिमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट यहां भी था।
बैंक ओवरड्राफ्ट की बात ऊपर भी की गई थी और उसी से रिलेटेड बातें नीचे भी की गई थी। अगर दोनों सही होता है तो मतलब ये भी सही, ये भी सही, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो है ठीक। बढ़े आगे, बढ़े, जल्दी बताओ। जी सर, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल। जैसे ही मैं अपने क्वेश्चंस पे आगे बढ़ रहा हूं, मैं चाहूंगा आपके भी कदम कहीं न थमे और आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़िए। कभी भी ये दिमाग में मत लेके चलिएगा कि शायद ये काम हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सिर्फ कदम बढ़ाना सीखिएगा। कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है जो कि आपसे ना हो पाए, लेकिन जहां पे आपने अपने कदम को थाम लिया उस दिन सब थम जाएगा, सबका सब थम जाएगा। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जिस तरह मैं यहां बोलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, उस तरह आप भी अपने जीवन में एक अच्छी ऊंचाइयों पे जाइए और इतनी ऊंचाइयों पे जाइए कि कभी भी अगर शायद कहीं से हमारा नंबर मिल जाए, आपको, आप फोन मिला दे, सर आज हम यहाँ पे हैं, आपकी वीडियोस देखी थी, आपसे कुछ सीखा था, थोड़ा सा भी आपको जाना था, तो बड़ी खुशी होती है। ठीक है बच्चा, तो चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, लोन फ्रॉम अ पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या पार्टनर्स का लोन रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर होता है क्या? हाँ, पार्टनर्स का लोन कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ट्रांसफर नहीं होता। ये तो हमारे पार्टनर्स ही हैं, उन्हीं का लोन है। तो इनके लिए आपको ध्यान होगा, रियलाइजेशन के बाद पार्टनर्स के लोन की पेमेंट दी जाती है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है तो यहाँ पे पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनता है। तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता। कहाँ जाता है? पार्टनर्स लोन अकाउंट में। तो ये कभी भी ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता, मतलब ये एकदम सही है। लोन फ्रॉम अ पार्टनर, ऊपर क्या लिखा था? लोन फ्रॉम अ पार्टनर, दोनों एक ही चीज के बारे में इसने बताया कि नहीं? यहां पे जिस चीज के बारे में बात की गई थी उसी के बारे में बात यहां भी की गई है। तो लोन फ्रॉम अ पार्टनर इज नॉट एन आउटसाइड लायबिलिटी। लोन फ्रॉम अ पार्टनर आउटसाइड लायबिलिटी तो होती नहीं है। इट इज रिपेड प्रायर टू रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर। मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टेज बताया था कि रियलाइजेशन में एसेट से जो भी पैसा आता है, याद कीजिए किस सेक्शन में लिखा था, किस सेक्शन में? पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48 का सब सेक्शन बी में क्या लिखा था कि एसेट से जो भी पैसा आएगा उसका पेमेंट का सीक्वेंस क्या होगा? क्या होगा सीक्वेंस? सबसे पहले हम थर्ड पार्टी को देते हैं पैसा, आउटसाइडर लायबिलिटीज को, फिर पार्टनर्स को लोन को, फिर जो बचा उनकी कैपिटल को, और फिर जो बचा वो पार्टनर्स आपस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं। यही लिखा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48 सब सेक्शन बी में। पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको यही चीज देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहां पे कैपिटल से पहले पार्टनर्स की लोन की पेमेंट दी जाती है, क्योंकि पार्टनर्स का लोन कोई आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं होती, पार्टनर्स का होता है जो कि बिजनेस के अंदर होते हैं, इसलिए इनकी पेमेंट आउटसाइडर लायबिलिटी के बाद और कैपिटल से पहले की जाती है। तो ये भी एकदम सही है। अब ये दोनों तो सही हो गए। जब भी दोनों सही होंगे तो आपको क्या देखना है, क्या दोनों के कोई कॉमन एलिमेंट पे ही बात की गई है, कोई कॉमन वर्ड पे ही बात की गई, कोई कॉमन स्टेटमेंट पे ही बात की गई है। तो इन दोनों में कॉमन स्टेटमेंट क्या थे? लोन फ्रॉम पार्टनर की बात यहां भी की गई थी और लोन फ्रॉम अ पार्टनर की बात यहां पे भी की गई थी, मतलब ये दोनों सही हैं और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया। एसेट्स आर रीवैल्यूएड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहां पार्टनरशिप लिखा है, ना कि पार्टनरशिप फर्म लिखा है, ये एकदम सही है। आपको पता होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, जहां पे एसेट्स को रीवैल्यूएट किया जाता है और लायबिलिटीज को रीअसेस्ड किया जाता है, कितनी लायबिलिटी है और कितनी एसेट्स है। इसके लिए कौन सा अकाउंट बनता था? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता था। नीचे आओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे भी ऊपर भी तो वही बात बोल रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या की जाती थी? रिवैल्यूएशन की जाती थी। भैया रिवैल्यूएशन के बाद उसको लिखेंगे कहां? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नीचे भी तो वही बोल रहा है, रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
एंड गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, दोनों सही, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। मजा आया, समझ में आया? तो आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस कहीं और से नहीं बनाए जाते हैं। कहां से बनते हैं ये? तो ये चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट से बनते हैं। जो चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो थ्योरिकल पार्ट होता है, जो कि बेस पढ़ाया जाता है कि हाँ ये चीज होंगी, ये चीज यहां जाएंगी, बस उसी को उठा के एक स्टेटमेंट लिख दिया जाता है और उसी से क्या बना दिया जाता है, उसका रीजन बना दिया जाता है। तो ये डिफिकल्ट नहीं होते, बस बच्चों के माइंड में बैठ चुका है, अरे असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है, कैसे लगाएंगे, छोड़ देंगे। तो ऐसे काम मत कीजिएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ऑन डिसोल्यूशन, इफ अ पार्टनर इज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स, ही गेट अ कमीशन ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ही विल बी लायबल टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑल्सो। क्या ये कहीं लिखा हुआ है कि ये डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म का है, तभी यहां पे क्या लिखा है, ये रियलाइज द एसेट्स लिखा हुआ है? क्या ऐसा है? अगर किसी फर्म में, जब फर्म डिसॉल्व हुई तो किसी पार्टनर ने जिम्मेदारी ले ली कि चलिए मुझको जिम्मेदारी दे दीजिए, ये एसेट्स को हम बेचेंगे, ये इस जो भी एसेट्स है उसको बेचने का काम मैं देखता हूं, सारी बेच के पैसा मैं ले आऊंगा। किसी पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो क्या जो पार्टनर एसेट्स को बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो सारे एक्सपेंस भी वही देगा? क्या ऐसा कहीं लिखा है क्या कि जो एसेट्स को बेचेगा वही सारे एक्सपेंस भी देगा? नहीं, उसने सिर्फ बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लायबिलिटीज को, एक्सपेंसेस को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। वो एसेट्स बेचेगा, पैसा ला के दे देगा, अब सभी की जो सहमति होगी वही काम किया जाएगा, ठीक? तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो बेचेगा, जो एसेट्स को बेचेगा और उसको कमीशन दिया जाएगा और ही विल बी लायबल टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो एसेट्स बेचेगा वही एक्सपेंसेस भी देगा। पता चले तुमने एसेट बेची, हमने तुमको कमीशन दिया, तो चलो अब तुम एक्सपेंस दो, जितना कमीशन नहीं मिला उतना तो एक्सपेंस दे दिए, तो बचा का? तो ऐसी चीजें कहीं नहीं लिखी हैं, तो ये गलत हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एग्रीमेंट, ये तो चलो मिस्टेक हो गया। अब देखो ये सही होता है कि नहीं? अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या होगा? पार्टनर्स डूइंग द डिसोल्यूशन वर्क एंड गेटिंग कमीशन इज नॉट लायबल टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एग्रीमेंट, अगर कोई यहां पार्टनरशिप डीड या स्पेसिफिक एग्रीमेंट का मतलब ये है स्पेसिफिक कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के पेड के लिए कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं, कौन देगा कौन नहीं देगा? तो अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स डूइंग द डिसोल्यूशन वर्क, पार्टनर्स ने अगर डिसोल्यूशन वर्क देखा है एंड गेटिंग कमीशन इज, और उनको कमीशन मिला है, तो वो एक्सपेंसेस को देने के लिए लायबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने एसेट्स बेची और उनको कमीशन मिला तो एक्सपेंसेस देंगे ही देंगे, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है एक्सपेंसेस को देने की। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, एकदम सही है कि भाई कोई भी अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है, इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो पार्टनर्स क्यों एक्सपेंसेस देगा? पार्टनर्स लीगल एक्सपेंसेस क्यों देगा? उसका काम बस क्या है, एसेट बेचो, अपना कमीशन ले जाओ, बाकी किसी लायबिलिटी से उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 8। तो कहीं लिखा है क्या? ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ए एंड आर इज इनकरेक्ट, ए एंड आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। ओके ओके, तो बच्चों देखो यहां पे एक चीज थोड़ा सा हमको लगता है कहीं ऑप्शन मिस्टेक है, क्योंकि ये गलत है, ये सही है। तो मान के चलो यहां पे होना चाहिए था ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, यहां पे ये ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर यहां पे डी सही हो जाता, क्योंकि ये सही है और ये गलत है, तो कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। यहां पे आप डाल लीजिएगा ये इनकरेक्ट है और आर आपका करेक्ट है, ठीक? पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, refers to the dissolution of partnership among all the partners of the firm। तो पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप होती है वो सब खत्म हो जाती है, सभी पार्टनर्स के बीच की पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है,
Dissolution of partnership firm refers to the dissolution of the partnership among all the partners. Among all the partners. जब भी पार्टनरशिप बंद होती है तो सभी पार्टनर्स के बीच की पार्टनरशिप खत्म हो जाती है. एकदम सही है भाई. फर्म बंद तो सबके बीच की पार्टनरशिप भी खत्म. एकदम सही. Dissolution of partnership firm result into closure of business and hence dissolution of partnership also. क्या लिखा है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि बिजनेस आपका बंद हो गया और बिजनेस के साथ साथ पार्टनरशिप भी खत्म हो गई. यही बात तो ऊपर भी बोला था. जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है मतलब फर्म भी बंद हो जाती है और पार्टनर्स के बीच की पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है. वही चीज नीचे भी बोल रहा है कि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो जाती है. दोनों स्टेटमेंट सही है. ये भी सही है, ये भी सही है और यही इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है. ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा कि दोनों सही है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इन पेइंग ऑफ द फर्म डेब्ट. क्या पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डेब्ट पे करने के लिए यूज किया जा सकता है? पार्टनर्स की क्या पर्सनल एसेट्स को फर्म की डेब्ट को पे करने के लिए यूज किया जा सकता है? सर बिल्कुल किया जा सकता है. क्यों किया जा सकता है? क्यों किया जा सकता है? क्योंकि सर पार्टनरशिप का एक बड़ा ही अच्छा सा फीचर होता है. क्या? क्योंकि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड का मतलब कि अगर फर्म में ज्यादा लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स को भी उसे फुलफिल करने में यूज किया जा सकता है. तो इस फीचर की वजह से यह स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता है कि पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी को फर्म के डेब्ट को पे करने के लिए यूज किया जा सकता है. आओ इसका रीजन देखते हैं. इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स लायबिलिटी इज इन अनलिमिटेड. अभी मैंने यही तो बताया. क्या बताया? कि कौन सा फीचर था? अनलिमिटेड वाला. कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है इसीलिए उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है. जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता. कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए अमाउंट तक ही लिमिटेड हो जाता है. उनके शेयर्स तक ही लिमिटेड हो जाता है. उनकी प्राइवेट एसेट्स को यूज नहीं किया जाता, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को यूज नहीं किया जाता. लेकिन पार्टनरशिप पे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. क्या सर पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है? हमेशा होती है अनलिमिटेड. सिर्फ एक पार्टनरशिप ऐसी होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जहां पे किसी एक को छोड़ के बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है लेकिन उस एक आदमी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. तो पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड ही होती है. इस बात को मान के रखिए. ठीक, सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में किसी एक बंदे को छोड़ के बाकी सबकी लिमिटेड होती है लेकिन उस एक की अनलिमिटेड ही होती है. तो यहां पे ये भी सही. पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है. दोनों सही है और इसी चीज को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है. इसका रीजन यही है. इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों सही है और ये इसका सही रीजन भी है. ठीक, असर्शन जो स्टेटमेंट था उसका सही रीजन क्या है? ये किस कारण से होता है उसका सही रीजन यही है कि ये इसी रीजन से होता है. इसका रीजन यही है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है. इसी कारण से ऐसी चीजें होती हैं. ठीक, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. लोन फ्रॉम द वाइफ ऑफ पार्टनर. अच्छा, पार्टनर की वाइफ, मान लो मैं पार्टनर हूं लेकिन मेरी वाइफ पार्टनर नहीं है. अब हमारे बिजनेस को मेरी वाइफ ने लोन दिया तो वो तो पार्टनर नहीं है. तो जो पार्टनर नहीं होता है वो कैसे ट्रीट किया जाता है? वो फर्म में एज अ थर्ड पार्टी ट्रीट किया जाता है, चाहे वो पार्टनर की वाइफ हो चाहे पार्टनर के पेरेंट्स हो. क्योंकि वो तो बिजनेस के पार्टनर नहीं है ना. तो पार्टनर्स की वाइफ कैसे ट्रीट की जाएगी? थर्ड पार्टी के तरीके से. तो लोन फ्रॉम द वाइफ ऑफ अ पार्टनर ट्रीटेड जस्ट लाइक अ लोन फ्रॉम द पार्टनर हिमसेल्फ. गलत. मेरी वाइफ ने लोन दिया थोड़ी ना कि मैंने लोन दिया. वाइफ अलग है, मैं अलग हूं. वो थर्ड पार्टी में आ जाएगी. लोन उसने दिया है, मैंने थोड़ी ना दिया है. उसका नाम अलग है, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी अलग है, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी अलग है. हमें अच्छा ये बताओ, उसने पैसा दिया तो मेरा ही पैसा कैसे माना जाएगा?
मुझे मेरे नाम से जाना जाता है शुभम भट्ट के नाम से, हमारी वाइफ को उसके नाम से जाना जाता है। तो क्या दोनों एक है? नहीं। जब दोनों की आइडेंटिटी अलग है तो थर्ड पार्टी हो गई ना। जब वो थर्ड पार्टी हो गई तो वो जो पैसा देगी वो मेरा पैसा नहीं माना जाएगा, वो उसका पैसा माना जाएगा। और अक्सर ऐसा होता भी है, अक्सर ऐसा होता भी है। कभी भी हस्बैंड का पैसा हस्बैंड का नहीं होता। मेरा पैसा आज तक मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वाइफ जो है वो कहती है आप हम किसके लिए हैं, आपका पैसा मेरा पैसा। लेकिन हम अपना पैसा जब उन्हें दे देते हैं और कभी उनसे मांग लिए अगर, तो वो उधार हो जाता है। क्या हो जाता है? वो उधार हो जाता है। तो हमारा पैसा तो हमारा है ही नहीं, और जो उनका पैसा है वो भी हमारा नहीं है। वो क्या हो जाता है? उसको कहते हैं आपने लिया था तो देंगे नहीं, देना तो पड़ेगा ही। तो भैया दोनों ही सिचुएशन झेलनी पड़ जाती है, क्या किया जाए। तो चलिए, लोन फ्रॉम द वाइफ ऑफ अ पार्टनर इज ट्रीटेड जस्ट लाइक अ लोन फ्रॉम द पार्टनर हिमसेल्फ। ये एकदम गलत था। आइए इसका रीजन देखते हैं, क्या रीजन था इसका। इट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो, इसके रीजन में लिखा है ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है कि ये रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता। बच्चा गलत है। थर्ड पार्टी का कोई भी लोन होगा वो रियलाइजेशन में जाता है। आउटसाइडर लायबिलिटीज हमेशा रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती हैं, इंटरनल लायबिलिटीज नहीं, आउटसाइडर। वाइफ का लोन कैसे ट्रीट किया जाता है? एज अ थर्ड पार्टी, मतलब वो आउटसाइडर है, वो रियलाइजेशन में जाएगा ही जाएगा। मतलब यहां पे दोनों ही आंसर गलत हो जाते हैं, ना असर्शन सही है ना रीजन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों क्या है? इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही होगा, ना ये सही ना ये सही। तो हम कैसे बता पाए? जब चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता है। चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही ना पता होता तो क्या बता पाते? नहीं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किस चैप्टर में क्या है, क्या दिया है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलो बच्चा आगे देखते हैं। हाँ भाई, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, advertisement suspense account appearing on the asset side of the balance sheet will not be transferred to realization account। क्या ये असर्शन सही है? एकदम सही है, क्योंकि सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा है ना ये, हाँ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो होता है वो आपकी फिक्टिटियस एसेट्स होती है। और फिक्टिटियस एसेट्स पूरे पार्टनरशिप में हमने पढ़ा है क्या, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ये आपने कई बार बताया है और हमने इसको कई बार सुना है। कभी भी हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या इसके नाम से नहीं, आपने हमेशा बताया है कि ये कौन सी एसेट्स होती हैं, ये फिक्टिटियस एसेट्स होती हैं। फिक्टिटियस एसेट्स का मतलब होता है नॉमिनल एसेट्स, और ये एसेट्स पूरे पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन से लेकर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में, ये पूरे पार्टनरशिप में क्या होता है, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये है फिक्टिटियस एसेट्स, ठीक। इसीलिए ये पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं, क्योंकि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये रियलाइजेशन में नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है कि विल नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आइए इसका रीजन जानते हैं, क्या रीजन हो सकता है। रीजन क्या है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज अ फिक्टिटियस एसेट्स। अभी मैंने बताया कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या है, क्या रीजन है कि ये रियलाइजेशन में नहीं जाता, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, क्योंकि ये एक फिक्टिटियस एसेट्स होता है। फिक्टिटियस एसेट्स सभी पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। तो इसका रीजन देखते हैं क्या है। ये फिक्टिटियस एसेट्स होता है एंड हेंस विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एकदम सही है। फिक्टिटियस एसेट्स हमेशा एसेट साइड इस साइड होती है, पार्टनर्स कैपिटल में जाती है तो जस्ट अपोजिट जाती है। एसेट साइड मतलब क्रेडिट साइड, और पार्टनर्स कैपिटल में जाती है तो इसके अपोजिट डेबिट साइड में जाती है। याद तो होगा ही, इतना तो पता ही होगा। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। यहां पे इसी की बात की गई है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का ही रीजन बताया गया है, इसलिए ये दोनों ही सही है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका ये सही एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, इतनी बात उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ना समझ में आई हो तो बताइए। आ गई? आगे बढ़े? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है।
क्योंकि डिसोल्यूशन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, इसमें बहुत कुछ नहीं है। कहने को मैं डिफरेंट चीज़ों के बहुत सारे क्वेश्चंस बना दूं, कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्चुअल जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने बनाया। आप बस इतने ही क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अगर डिसोल्यूशन से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो नहीं छूटेगा, गारंटी है नहीं छूटेगा। क्योंकि सभी का निचोड़, सभी पूरे चैप्टर का निचोड़ मैं 3 टाइप से आपको बताया हूं। भाई यहां मेरा मोटिव एक नहीं कि ये क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस तो फॉर एग्जांपल है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आप देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सेम डिक्टो क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, मैंने ऐसा कतई नहीं कहा। मैंने सिर्फ बताया ये क्वेश्चंस के टाइप ऐसे देखने को पेपर में मिलेंगे। पेपर में आएगा क्या भाई? कंपटीशन में क्या आएगा? कंपटीशन में तो वही आपका सिलेबस और वही आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो उसी पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मैं एमसीक्यू के माध्यम से, केस बेस्ड स्टडी के माध्यम से, असर्शन रिवीजन के माध्यम से, मैच द फॉलोइंग के माध्यम से, इतने तरीके से उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार घुमा के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैंने यहां आपको दिखाया है, यहां बताया है। और आपसे बस एक ही चीज है कि सिर्फ ये फोकस मत कीजिएगा सर ने जो क्वेश्चन बताया वही पेपर में आएगा, वही पढ़ के जाएंगे, और नहीं अगर आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि यहां मैंने जो क्वेश्चन बताया है डिक्टो वही आएगा। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं आएगा, आ भी सकता है। लेकिन यहां पे ओवरऑल आप देखोगे स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, तो मैंने सिर्फ चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं टच किया है, हर एक चीज को कहीं ना कहीं यहां पे लाया है, आपको दिखाया है कि देखो चैप्टर में ये भी है, ये भी है, ये भी है, कहीं कुछ तुमसे मिस ना हो जाए, सब कुछ दिमाग में हो। क्वेश्चन चाहे जैसा बने, चाहे जिस तरीके का हो, देखो तुरंत टिक लगा दो, देखते ही आंसर आ जाए। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका हो जाना चाहिए। ठीक बच्चों, तो चलो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, देखते हैं इसे। On dissolution, there will be no entry if creditor for 50,000 are given stock worth 60,000 in full settlement of their debt. क्या ये सही है? अगर हमको क्रेडिटर को पेमेंट देनी थी, हमने उसको पेमेंट नहीं दी, हमारे पास कोई स्टॉक रखा था, कोई एसेट्स रखी थी, वो उठा के दे दिया। मान लीजिए हमारे पास क्या था, हमारे पास ये पेन थी, नहीं तो मान लो हमारे पास ये बॉटल थी। बॉटल क्या है? हमारी एसेट्स है। हमारे पास ये बॉटल थी और एक क्रेडिटर से हमने कुछ पैसे ले रखे थे। ये बॉटल बड़ी महंगी है क्योंकि ये सोने की बॉटल है और इसकी कीमत कम से कम 10 लाख रुपए के आसपास होगी, मान लो सपोज डैट। और किसी क्रेडिटर से हमने 9 लाख लिया था, 9 लाख लिया था, और 9 लाख हम ना देने की बजाय इस बॉटल को दे दें, ले जाइए आपका हमारा हिसाब किताब खत्म, अब पैसा मांगने मत आइएगा। तो बताओ क्या इसकी एंट्री बनेगी? जल्दी बताओ, एंट्री बनेगी? तो एक बात दिमाग में बैठा लो, एक चीज जो बताने जा रहा हूं शायद आपने पढ़ा होगा लेकिन दिमाग से स्किप हो गया होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो जान लीजिए। आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे करने के लिए किसी भी एसेट्स का अगर हमने यूज किया है, फिर से मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। आउटसाइडर लायबिलिटीज क्या क्या होती है पता है? आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे आउट करने के लिए अगर हमने किसी एसेट्स का यूज किया है तो कभी भी रियलाइजेशन में इसकी कोई एंट्री नहीं बनती, क्योंकि वो सेटलमेंट हो जाता है। हम इसकी एंट्री रियलाइजेशन में नहीं बनाते, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन नहीं बनाते। लेकिन अगर पार्टनर्स के किसी डेप्ट को, मान लो पार्टनर्स ने लोन हमको दिया था तो लोन देना था ना, मान लीजिए पार्टनर्स के लोन को ही देना है, तो पार्टनर्स क्या है? पार्टनर्स का लोन आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं होती, वो इंटरनल लायबिलिटीज होती है। अगर किसी इंटरनल लायबिलिटीज को हमको पे करना है और उसके लिए हमने एसेट दिया, पैसा नहीं दिया, क्या दिया? एसेट दिया, तो उसकी एंट्री बनेगी। दोनों बातों को अच्छे से समझिएगा, गहराई से फिर से बोल रहा हूं। आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे करने के लिए अगर हमने किसी एसेट का यूज किया है तो उसकी एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन इंटरनल लायबिलिटीज को पे करने के लिए अगर हमने किसी एसेट्स का यूज किया है तो उसकी एंट्री बनेगी। क्या बनेगी वो मैं अभी बताता हूं। तो मतलब इसकी एंट्री नहीं बनेगी। तो क्या लिखा है? ऑन डिसोल्यूशन देयर विल बी नो एंट्री, यहां लिखा नो एंट्री, मतलब ये एकदम सही है। क्रेडिटर क्या होता है? थर्ड पार्टी होता है। थर्ड पार्टी को पे करने के लिए किसी एसेट्स का यूज अगर हमने किया है तो उसकी एंट्री नहीं बनेगी। ठीक, बट आइए इसका रीजन देखते हैं। ऑन डिसोल्यूशन
देयर विल बी नो एंट्री इफ पार्टनर्स लोन टू द फर्म अमाउंटिंग टू 50,000 इज सेटल्ड बाय गिविंग हिम स्टॉक वर्थ 60,000। ये गलत है। यहां पे क्या लिखा है? पार्टनर लोन। पार्टनर्स का लोन आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं होता। अगर यहां पे लिखा होता पार्टनर्स वाइफ लोन, क्या? पार्टनर्स वाइफ लोन, तब ये आउटसाइडर लायबिलिटी हो जाता, तब ये एकदम सही हो जाता कि आउटसाइडर लायबिलिटी को पे करने के लिए हमने किसी एसेट्स का यूज किया। यहां भी हमने स्टॉक का यूज किया है, एसेट्स का यूज किया है, तो उसकी एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन यहां पे पार्टनर्स का लोन लिखा है, मतलब ये आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं, इंटरनल लायबिलिटी है। और इंटरनल लायबिलिटी को पे आउट करने के लिए अगर किसी भी एसेट्स का यूज किया जाता है तो उसकी एंट्री बनती है। एंट्री क्या बनती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अच्छा लोन को है ना, तो लोन को है तो यहां कैपिटल लोन लिख देना, ठीक है, नॉट पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये याद रखिएगा कि अगर किसी भी पार्टनर का कोई आउटसाइडर लायबिलिटी है उसको पे आउट किया जाता है। पार्टनर्स की क्या इंटरनल लायबिलिटी है, अगर उसको पे आउट किया जाता है किसी एसेट से तो उसकी एंट्री हमेशा बनती है। तो यहां पर जो ये नो एंट्री लिखा है इसलिए ये गलत हो जाता है। तो यहां पर सिर्फ ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कि ए आपका सही है, बी आपका गलत है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहां पे बच्चों ये उम्मीद और आशा है मुझे कि यहां पे जितने भी मैंने ये क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट को सिखाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई चीज मिस हो गई है, नहीं समझ में आई है, या कोई चीज आप फिर से जानना चाहते हो, या आप चाहते हो कि किसी टॉपिक में मैं स्पेसिफिक कोई वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट को देखने के बाद 110% उस टॉपिक से रिलेटेड या बाकी चीजों को लेके कोई ना कोई वीडियो 110% लेके आऊंगा और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ लेके आऊंगा। तो बस इसी के लिए, आज के सेशन के लिए टाटा एंड बाय बाय। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी डिसोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, इसी डिसोल्यूशन का थर्ड टाइप हम लेके आएंगे। जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा और पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। फिर हम आएंगे किस पे? कंपनीज अकाउंट पे, सीधे शेयर्स और डिवेंचर्स में। शेयर्स के भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, मत भूलिएगा, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। ऐसी ऐसी चीज सिखाऊंगा, सोचो कैपिटल रिजर्व फॉर फ्यूचर के अमाउंट एक लाइन में निकालना सिखाऊंगा, एक लाइन में, जैसे कि मैंने न्यू पीएसआर निकालना सिखाया था कि बस आंसर देखो, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे लेकिन सिर्फ आप छोटी सी चीज देखोगे और एक लाइन में बता दोगे कैपिटल रिजर्व के अमाउंट क्या होगा, शेयर फॉर फ्यूचर के अमाउंट क्या होगा, सब कुछ बता दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।